गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10th जून एंड दिस इज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर अस। हम लोग लेह लद्दाख से वापस जा रहे हैं घर को, गुड़गांव। तो करीब लेट हो गए, फिर एज यूजुअल 8:30 बज गए। देखते हैं जिस पर कब पहुंच पाते हैं। यही रूट लेना है तो जिस पर हम शाम तक, होप कि हम शाम तक पहुंच जाएंगे 7, 7:30, 8 बजे तक। और कल से बैक टू 43 डिग्रीज। कहाँ -4 में थे, कहाँ 43 डिग्रीज। सो दिस इज़ लाइफ, यू कीप ऑन रोमिंग एंड एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कल्चर्स देखते हैं हर जगह के, लेकिन वापस फिर अपने काम के साथ अपने घर को वापस चलते हैं। आगे हम रास्ते में आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या रोड कंडीशंस हैं और वापसी में कितना टाइम लगता है। तो हम 8:30 बजे निकल रहे हैं। पांग हम पहुंच जाएंगे तकरीबन 1 बजे तक, ये हमारा टारगेट है। और उसके बाद करीब 7 घंटे लगेंगे हमें जिस पर पहुंचने में, बिकॉज पांग से सारचो तक का जो वो 50-60 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। सो ये दिक्कत है वहाँ। चलते हैं, ओके। आर्मी का कॉन्वॉय भी जा रहा है। सॉरी, गलती से मैं इनके बीच में आ गया, नहीं आना चाहिए था। दिस इज नॉट डन। और ये रहा हमारा खारो का पेट्रोल पंप, जो आखिरी पेट्रोल पंप है। तो इसकी शक्ल थोड़ी सी देख लीजिए आप, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जब भी आप आते हैं। तो ये रहा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। और यहाँ कार वॉश भी है, तो यहाँ कार वॉश करा सकते हैं। बट हमारे पास टाइम नहीं है, और अभी हमें पता है कि पांग से सारचू के बीच में हमारी गाड़ी की क्या हालत होने वाली है। गाड़ी का कलर चेंज हो जाने वाला है, इतनी धूल उड़ेगी वहाँ पे, तो हम नहीं कराएंगे। और इसके साथ एक और ख़ास बात जो बतानी थी, छोटा सा टिप है, बहुत ही छोटा सा टिप है। जब भी आप मार्केट जाने का प्लान करें, लेह मार्केट, तो हमेशा आखिरी दिन करना चाहिए। उसका रीज़न है, जब आप आते हैं आपके पास बहुत सारा सामान होता है, पानी की बोतलें वगैरह आप लेके आते हैं, खाने पीने का सामान होता है और बहुत सारे सामान होते हैं। तो वो धीरे धीरे जो है गाड़ी आपकी हल्की हो जाती है जब वो कंज्यूम होने लगता है। आप लकड़ियाँ भी लाते हैं, जैसे मैंने कहा था पेंगोंग लेक पे थोड़ा सा बॉनफायर करने के लिए वो मैंडेटरी है कि आप उसके साथ लेके आएँ। और उसके बाद जब वो गाड़ी हल्की हो जाती है तो वापसी के टाइम पे आप मार्केट जब जाते हैं, वहाँ से अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, उठाना है, तो आपके पास थोड़ा बफर होता है वेट, और आप खरीद सकते हैं। तो एक छोटा सा टिप है, जैसे हमने कल, हालांकि हैवी तो नहीं है, बट वॉल्यूमेट्रिक स्पेस बहुत ज़्यादा घेरता है। जो चीज़ हमने लिया है, याक के खाल से बना हुआ फर कोट। तो ओरिजिनल याक का फर कोट आपको यहीं मिलता है, और यहाँ का वो लोकल मैन्युफैक्चर है। तो वो आप देख सकते हैं, वो बहुत कम दुकानों में आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बट हाँ, जो मेन मार्केट है लेह का, वहाँ पे मिलेगा, तो वो ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही प्यारा फर कोट, ओरिजिनल होता है, तो सिंथेटिक नहीं होता है, बिल्कुल प्योर फर का कोट मिलेगा, याक के फर का। जो बाहर से, जैसे दिल्ली से या लुधियाना से, पंजाब से सामान आते हैं, वो ना खरीदें। ये मेरा प्रेफरेंस रहता है, बिकॉज यहाँ के लोगों की जो अपना प्रोडक्शन होता है, वो जब आप खरीदते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी को आप कहीं ना कहीं ऐड करते हैं, थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। और लद्दाख में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टूरिज्म है, और टूरिज्म के बेसिस पे ही यहाँ की जो है लाइफ आगे बढ़ती है। और उस पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल। तो हमने सोचा कि इसकी इमेज होनी चाहिए हमारे पास। बहुत ही बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ है।
जय शिव शंकर बम बम बोले, जय महादेव हर हर महादेव। एक बार आओ तो फिर जाने का मन नहीं करता है यहाँ से। माय गॉड, मन करता है 2-4 घंटे तो लोकल साइट सीइंग में सबसे अच्छा लगता है जब हम जाते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे। मन करता है 2-4 घंटे वहीं बिताते हैं बैठ के। फिर मैग्नेटिक हिल है, फिर संगम है, ये तीनों ही ऐसी जगह हैं। और उसके बाद अगर आपको मोनेस्ट्री देखनी है, अलची मोनेस्ट्री जा सकते हैं आगे कारगिल रोड पे, साम वैली। बड़ी प्यारी सी जगह है। मोनेस्ट्री जो है बिल्कुल किसी तरह से उसको खड़ा किया हुआ है, सपोर्ट देके, लकड़ी का सपोर्ट देके। 1000 साल से ज़्यादा पुरानी मोनेस्ट्री है। बुद्धा की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और हैंडमेड सारा है, मिट्टी का है और उसको संरक्षित किया हुआ है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट है वो। उपसी 2 किलोमीटर बचा है। वी आर ऑन द वे बैक टू होम। बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। क्यों जा रहे हैं वापस, क्यों? बट लाइफ गोज ऑन, सारे काम करने होते हैं। काम भी है, ऑफिस का काम भी काफ़ी दिनों से छूटा हुआ है अभी। ऑल तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग नहीं है, बट फिर भी मन नहीं भरता है। यस, यहाँ से बिल्कुल मन नहीं भरता है। आप यहाँ 15-20 दिन आराम से बिता सकते हैं इस एरिया में, सारी जगह। जबकि हमने सो मोरिरी नहीं गए, हम हानले नहीं गए हैं। और सो मोरिरी और हानले का हम नेक्स्ट प्लान करेंगे जब हम श्रीनगर कारगिल साइड से आएंगे और फिर सर्किट पूरा करेंगे सो मोरिरी और हानले। सो में हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम नुब्रा वैली और पैंगोंग ना जाएं, क्योंकि हम 4 बार जा चुके हैं। और बस 4 बार भी गए हैं। लोग पूछ सकते हैं कि 4 बार क्यों? अरे मन नहीं भरता वहाँ जाके, आप जाओ तो सही। सारचू यहाँ से 202 किलोमीटर। देखना पड़ेगा, हमें राइट लेना है। ऑफ कोर्स हानले के लिए लेफ्ट लेना है, मनाली के लिए राइट। मनाली यहाँ से 425 किलोमीटर। और ये पहाड़ के डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट कलर्स, कहीं ग्रीन नजर आता है तो कहीं पर्पल, कहीं ब्राउन। ये है नेचर लद्दाख का। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बीच पे काफ़ी सारे गड्ढे बना दिए गए हैं, क्योंकि रोड बनानी है एक्चुअली। फिलिंग नहीं की है इन्होंने। इस रास्ते में थोड़ा सा अचानक ही ये पॉथ होल्स आ जाते हैं जो इंटेंशनली बनाए गए हैं उसको और मजबूत बनाने के लिए। तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। अगले 5-7 किलोमीटर तक ये मिलेंगे। ये देखिए, तो बहुत केयरफुली ड्राइव करना होगा यहाँ कुछ देर तक, अगले 15-20 मिनट, क्योंकि आप यू नेवर नो कब ये सामने आ जाए। बिल्कुल साफ सफाई चल रही है, इसका मतलब इसकी फीलिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अगली बार आएंगे तो हो सकता है कि ये आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले, प्लेन मिले।
7 किलोमीटर में। दैट विल बी द लास्ट हैबिटेट बिफोर टंगलंगला पास। और ये स्तूपास, ऐसे स्तूपास हर जगह बने हुए हैं, गोपास स्तूपास। यहाँ भी होम स्टे का ऑप्शन है लातू में। पांग तक पहुंचना मेन होता है। अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो अगर आप पांग पहुंच गए हैं उसके बाद इमरजेंसी में आपको कहीं भी होम स्टे मिल जाएगा। कुछ एक गाँव पड़ते रहेंगे आपके बीच बीच में। यस, मोरे प्लेन में फंसे हैं तो फिर और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मोरे प्लेन को जब भी ड्राइव करके क्रॉस करना हो तो वन शॉट करें, बिकॉज पूरे मोरे प्लेन के अंदर 35 किलोमीटर अप टू तंगलंगला पास, उसके बाद भी करीब 10 किलोमीटर, मतलब वो कुल मिला के 50 किलोमीटर तक तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई इंसान का नामो निशान नहीं। सिर्फ आपको टूरिस्ट जो हैं वो जो ट्रेवल करके आ रहे हैं सिर्फ वो मिलेंगे। तो कोशिश करें कि किसी तरह आप तंगलंगला पास को पार कर जाएं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इमरजेंसी में होम स्टे मिल ही जाएगा। ये 2-3 गांव हैं, रूमसे में भी शायद है, डेफिनेटली होगा ही होगा। और आते समय हमने देखा था कि वहाँ पे होम स्टे के बोर्ड कुछ लगे हुए थे। लोग काफ़ी हेल्पिंग होते हैं। अगर आप मुसीबत में पड़े हैं तो अपने घर में भी जगह दे देते हैं आपको। ये रूम से विलेज, और देख रहे हैं यहाँ भी होम स्टे के ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ भी होम स्टे कर सकते हैं। कैफ़े, रेस्टोरेंट, होम स्टे बहुत कुछ है यहाँ पर। बट मैं एडवाइस करूँगा लेह में ही जाके करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके आगे जो अगला हैबिटेट पॉइंट मिलेगा या हैबिटेशन मिलेगा वो हमें करीब तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पांग में मिलेगा, 60-70 किलोमीटर दूर, बल्कि कुछ ज़्यादा ही होगा आई थिंक, क्योंकि लेह से पांग वो है 170 किलोमीटर। और स्नोफ्लेक्स, बर्फ, थोड़ी थोड़ी सी बर्फबारी होती हुई, हल्की हल्की बर्फबारी, स्नोफ्लेक्स जमा हो रहे हैं विंड स्टेज पे। और तंगलंगला पास की हमारी चढ़ाई जो है एल्टीट्यूड पे वो शुरू हो चुकी है। तंगलंगला यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर और है, और ये 22 किलोमीटर स्टीप चढ़ाई है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। और बिल्कुल सही बात है, अभी लेह से आते टाइम मेरी 1 सेकंड के लिए नज़र हटी थी, और मैं खास करके उस समय जब मैं पास ले रहा था, ओवरटेक कर रहा था, तो उस समय सामने से एक गाड़ी बहुत तेज़ आ रही थी 80-90 की स्पीड पे, और अगर मैं 1 सेकंड की देरी करता तो टकरा गए होते। मैं ओवरटेक कर रहा था और गाड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं कहाँ से वो निकल आई, और क्विकली मैंने उसको थोड़ा सा लेफ्ट करके रास्ता दिया। होता है ऐसा कभी कभी, रोड से कुछ भी हो जाए, रोड से नज़र ना हटाए। जैसे घोड़े का पट्टा लगा देते हैं ना आंखों के सामने, तो उसको सिर्फ सामने का दिखाई देता है। बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए आपका एटीट्यूड कि नज़र बिल्कुल सीधी, और बातें भी करें तो किसी का चेहरा देख के ना करें गाड़ी में। चेहरा आप घर जाके देख सकते हैं, बातें करनी है आप 1000 बातें कर लें, बट नज़र ना हटाएं सामने से बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी।
चढ़ते वक्त ये रोड मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो चढ़ते वक्त थोड़ी सी केयरफुली निकालनी पड़ेगी यहाँ से। कहीं कहीं ये सिंगल रोड हो जाती है, अचानक से डबल से सिंगल हो जाती है बिल्कुल, और प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। गाड़ी को थोड़ी सी पावर चाहिए, अगर आप कंटिन्यूस रेस में हैं तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा गाड़ी अपने टैंटम दिखाएगी जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होंगे इतनी हाइट पे, इतने एल्टीट्यूड पे, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि गाड़ी को भी ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए, तो पावर कम हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। सामने का लैंडस्केप बता रहा है कि हम वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स के पास पे फिर से चढ़ने वाले हैं। इसको तंगलंगला बोलते हैं। 17,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे है ये भी, 17,500 के आसपास। अप्रोच कर रहे हैं इसको धीरे धीरे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें कम से कम 15-16 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। देखने में बिल्कुल पास नज़र आता है, अगर बाई एयर हम देखें तो हार्डली 2 किलोमीटर होगा, पर पहाड़ों में रास्ते ऐसे ही होते हैं। आप देख सकते हैं लैंडस्केप कितना प्यारा है, बहुत सी जगह में पहाड़। इस हाइट पे आके इवन फॉर्च्यूनर को भी स्पीड लेने में दिक्कत हो रही है, मैं देख रहा हूँ। और जैसे ही थोड़ी सी चढ़ाई आती है बिल्कुल रुक सी जाती है। तो गाड़ी कोई भी हो वो दिक्कत सबको आती है ऑक्सीजन की कमी से। और यहाँ पे मुंह खोल खोल के अभी अब सांस लेना पड़ रहा है जोर जोर से। टेम्पररी है, फिर हम तंगलंगला से जैसे ही नीचे उतरना शुरू करेंगे फिर से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। काफ़ी दिक्कत है इस समय ऑक्सीजन की। बट इस पूरे ट्रिप में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमें ऑक्सीजन लेना चाहिए, कैन यूज करना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं लगा। आते समय थोड़ा सा सर दर्द जरूर हुआ था, बट वो हमने डायमॉक्स यूज कर लिया था जब हम मनाली से निकले थे, तो फिर सब कुछ ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और अब ये चूँकि आदत लग चुकी है तो अब कोई दिक्कत नहीं होती। एक जो हमने थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट स्टेप लिया था वो था लेह में पहुंचते ही और नेक्स्ट डे सीधा नुब्रा को या खारदुंगला होते हुए नुब्रा को निकल जाना। काफ़ी एल्टीट्यूड पे है और चूँकि हम कई बार आ चुके हैं तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, बट ठीक है, बिकॉज हम अच्छा फील कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कभी भी ले आते हैं, चाहे रोड से आए या बाई एयर आए, 2 दिन आप लेह में ज़रूर गए। जिस दिन आते हैं, अगर गाड़ी से आ रहे हैं अपने, तो जिस दिन पहुंचते हैं रात में, उसके अगले दिन ज़रूर आप लोकल साइट सीइंग करें, बॉडी को रिलैक्स, थोड़ा आराम दें। और अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो जिस दिन आ रहे हैं उस दिन तो आप होटल से बाहर निकले ही नहीं, चुपचाप पड़े रहें, लेटे रहें होटल में, अपने आप को एक्लिमेटाइज करें। नेक्स्ट डे लोकल साम वैली आप जा सकते हैं, बेस्ट जगह है उसके लिए। और उसके बाद जब आप निकलते हैं तो आपको फील भी नहीं होता है कि ऑक्सीजन की कमी है कहीं। बट हमने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज एकोमोडेशन का बहुत लोचा था। और नुब्रा में एक्चुअली हमने जिस एकोमोडेशन को मिस्टिक मीडोज में हमें रुकना था, वहाँ एकोमोडेशन मिल नहीं रहा था, तो हमें एक दिन पहले का मिला, तो हमें जाना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। और पैंगोंग लेक पे भी हमें अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से मिला उसके नेक्स्ट डे का। तो हमें कहीं भी एक्लिमेटाइज होने के लिए टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ सांस लेनी पड़ रही है, दिक्कत नहीं हो रही है, बट सांस लेनी पड़ी है ज़ोर ज़ोर से मुंह खोल के। So you have to gallop the oxygen.
बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। मैं पानी पीते हुए आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सिप मारते हुए आ रहा हूँ रास्ते पर। पानी आपको हाइड्रेटेड रखता है और सर दर्द नहीं होने देता। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा डायमॉक्स कितने दिन, तो सिर्फ उतने दिन जब तक आप एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। आई थिंक 125 mg वाले, आई थिंक 6 टैब्स मोर देन सफिशिएंट, यानी 3 दिन, शुरू के 3 दिन, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती। बट अपनी मर्जी से भी दवा ना लें। मैं वैसे एडवाइस करूँगा, किसी के कहने पे ना जाए, ना मेरे कहने पे जाए। डिस्क्लेमर है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं भी डॉक्टर से ही कंसल्ट करके मैं लेता हूँ मेडिसिन, ऐसे नहीं लेता। और आज नहीं बल्कि 2017 में ही जब हम आ रहे थे तो हमने अपने डॉक्टर से पूछ लिया था, तो उन्होंने डायमॉक्स बताया था कि आप लोगों के लिए आप बिल्कुल हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग डायमॉक्स 125 मॉर्निंग इवनिंग कर लो जब आप हाइट पे जाते हो, या अगर प्लेन से सफ़र कर रहे हो तो इवन एक दिन पहले भी आप लेना शुरू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हो। तो हमने उनकी एडवाइस पे लिया था। बहुत सारे लोग जिनको अस्थमा की शिकायत है या फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए तो है कि डॉक्टर से हमेशा एडवाइस लें। यहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई है, ऐसा लगता है कल परसों में काफ़ी बर्फ जमी हुई है। रोड को साफ रखा गया है। सामने दिख रहा है टांगलंगला। हम पहुंच गए हैं फिर से 17,500 फीट से ऊपर की एल्टीट्यूड पे। ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हो रही है, बट प्रॉब्लम नहीं है। मुंह खोल के जोर से सांस लेंगे, सब कुछ ठीक है। देखिए गाड़ी रेस नहीं ले रही है, मैं पूरा रेस दबा के बैठा हूँ। गाड़ी को भी ऑक्सीजन चाहिए। बड़ी मुश्किल से रेस ले रही है गाड़ी, कोशिश करनी पड़ रही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, सिचुएशन इज द सेम। और टांगलंगला पास जन्नत पहुंच गए हम। जन्नत पे यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, ऑक्सीजन बहुत कम है। हार्डली 2 मिनट एक फ़ोटो लेंगे और निकल पड़ेंगे यहाँ से। और यहाँ ड्रोन उड़ा रहे हैं लोग, वेरी गुड। ड्रोन शॉट भी ले रहे हैं। हमारे पास तो ड्रोन नहीं है, तो हमारे पास ड्रोन शॉट हम नहीं लेंगे, बट टांगलंगला पे हम रुकेंगे ज़रूर। और हम यहाँ रुक रहे हैं कुछ 1 मिनट के लिए, ठंड बहुत है। ये है टांगलंगला पास और पहुँच चुके हैं हम यहाँ। खूबसूरत सा नज़ारा, और एक शिव मंदिर भी है यहाँ पे। शिव मंदिर भी है 17,582 फीट की हाइट पे।
लोग साइकिलिंग करके भी आते हैं यहाँ। और ये रहा जी मंदिर यहाँ का व्यू, ये सेक्शन। और ये ड्रोन से फोटो ले रहे हैं। लैंडस्केप अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। Just amazing.